Good evening, students. Once again, I am coming on my YouTube channel and I am welcoming you on my this YouTube channel. चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लॉकडाउन में आने वाले जो प्रमुख प्रश्न हैं बच्चों की तरफ से हमारे पास आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये बातें कही है कि सर कुछ सिलेबस की जो बुक्स है उस पर आधारित वीडियोस भी हमें दें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन बच्चों को कि लॉकडाउन की जो अवधि है, इस अवधि का सार्थक उपयोग करना आप सीख लें। जो आपके जो सिलेबस की जो पाठ्यक्रम है और सिलेबस में जो दिया हुआ लेसन है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है इसमें आप जिस सेक्टर में कमज़ोर हैं, बहुत ऐसी बेसिकली चीज़ें मैं देखा हूँ पढ़ाने के क्रम में बच्चों के बीच में कि उन्हें बेसिक चीज़ों की जानकारी बहुत कम हो पाती है और जो उन्होंने पिछली कक्षाओं में छोड़ दिया है वो एक बहुत बड़ा उनके लिए मतलब परेशानी बन के सामने आता है हायर क्लासेस में। तो मैं बच्चों से ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करना है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ाई में ही आप व्यस्तित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आपको एक चीज़ जो इस पढ़ाई के क्रम में करना है वो ये कि आप किस फील्ड में कौन सा वीक सिचुएशन है आपका उसको पकड़िए, है ना। क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स होंगे, चलिए मैं एग्जांपल से इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मान लिया जाए कि हमें दो आदमी के बीच में फाइट करवानी हो और दो पार्टिसिपेंट्स खड़े हैं, दोनों फाइटर्स हैं, अब फाइट करना है। और अगर दूसरे पार्टिसिपेंट को ये बात पता चल जाती है कि पहले फाइटर के हाथ के नीचे पेट के पास में जख्म है तो वो कहाँ मारेगा, सोच के देखिए, वो वहीं मारेगा क्योंकि उसे हराना है। तो जस्ट लाइक दिस सिचुएशन अभी प्रेजेंट डे में हमारे यहाँ चल रहा है। आप भी एक प्रतिद्वंदी बनेंगे। जनरली मैट्रिक इंटर करने के बाद आप प्रतिद्वंदियों की लाइन में खड़े हो जाएंगे और आपका जो वीक पॉइंट होगा, जो सेक्टर आपका कमज़ोर होगा, चाहे मैथमेटिक्स में जाए, किसी का पोलिनोमियल खराब होता है, किसी का अलजेब्रा खराब होता है, किसी का स्टैटिक्स खराब होता है, चाहे आप साइंस सेक्टर में चले जाएं तो किसी का लाइट चैप्टर खराब होता है, किसी का मैग्नेटिज्म खराब होता है। उसी टाइप से हमारे सोशल साइंस में भी चले आए तो किसी का इकोनॉमिक्स डल होता है, किसी का ज्योग्राफी डल होता है। तो आपके जो वहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स बैठेंगे साथ में वो आपसे आगे आएंगे और जो इंटरव्यूअर्स होंगे, जो इंटरव्यू लेंगे आपकी कमजोरी जानने के बाद वही सेक्टर से आपके लिए ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे जिस सेक्टर को उन्हें ये फीलिंग मिल जाएगी कि आपका कमज़ोर है। तो बस आप हर एक सेक्टर के बारे में पढ़ें, वही सेक्टर आप जो वीक है आपका उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी आप जल्दी गेन करें और उसको फुलफिल करें। यही इस लॉकडाउन की सबसे बड़ी उपलब्धि आप लोगों के लिए होगी। और आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ वो आपके सिलेबस से क्लास 10th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स के विषय से लेके आया हूँ, जिसका जो टॉपिक है चैप्टर 1 है वो, और टॉपिक है उसका डेवलपमेंट। चूँकि एक बात मैं और बता देना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न किया है कि सर सिलेबस कुछ कम होगा इस लॉकडाउन की अवधि में, कि चैप्टर्स मुझे कुछ कम पढ़ने पड़ेंगे क्या। तो अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है प्रॉपर वे में कि कौन से चैप्टर सिलेबस से हटाए गए हैं और कौन से चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। तो आप ज़्यादा इसके लिए चिंतित न हो। जो सिचुएशंस आएंगी, जो कंडीशंस वहाँ बनेंगे वो सारे कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए सेम होंगे, बशर्ते आप पहले से प्लानिंग करके रखो और जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं हर एक चैप्टर से आप ज्ञान ले लो। ज्ञान कभी बर्बाद नहीं जाता है, नेवर गोज इन वैन, ये किसी ने कहा भी है। तो बस आज मैं इस चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है, यहाँ देखिए, डेवलपमेंट। मैंने बोर्ड पे लिख दिया। डेवलपमेंट शब्द जो है इसकी हिंदी क्या होगी पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। तो इसकी हिंदी हम क्या मान सकते हैं, विकास। हम इसी को मानते हैं कि ये डेवलपमेंट अर्थात विकास। तो देखिए हमारी उस बुक में, सबसे पहले उस बुक को आप अगर अच्छे से रीड करेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ सामने आएगा। चूँकि सारा बुक इस बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इस बुक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो उसका मेन समरी है, उसको मैं निकाल के यहाँ लाया हूँ ताकि हमें भी सुविधा होगी और आपको भी समझने में सुविधा होगी। इसके उपरांत आप इस बुक को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में आप उस चैप्टर को समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये डेवलपमेंट जो है इसका डिफिनेशन क्या दिया जाए। बात यहाँ समझना है कि इस डेवलपमेंट का डिफिनेशन क्या हो। देखिए हमें पैसे की ज़रूरत है, सपोज दैट हमें पैसे की ज़रूरत है तो पैसा आना हमारे लिए डेवलपमेंट होगा।
लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप एक रोगी व्यक्ति हैं, आपका स्वास्थ्य जो है गिरा हुआ है, तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? तो आपके लिए डेवलपमेंट होगा उत्तम स्वास्थ्य। लेकिन वहीं एक अनपढ़ व्यक्ति है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या होगा श्रेणी? तो उसको होगा साक्षरता। तो इस तरह से इसका जो मूल रूप से डेवलपमेंट का डिफिनीशन दिया जाए वो क्या दिया जाए, ये समझने की बात है। इस चैप्टर को ही इसलिए बनाया गया है कि विभिन्न प्रकार के सेक्टरों के बारे में, विभिन्न जो आयाम है हमारे जीवन को समृद्ध करने के, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। और डेवलपमेंट के जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन से सेक्टर और कंडीशंस में क्या होंगे, इस चीज़ को समझना है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट पीपुल है हमारे देश में, तरह तरह के लोग हैं। किसी को व्याधि है, किसी को रोग है, कोई गरीब है, कोई निरक्षर है। तो डिफरेंट पीपुल्स का डिफरेंट गोल्स होगा उनके लाइफ में, और वही गोल का अचीवमेंट ही यानी उपलब्धि ही, उसको पाना ही उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। इस तरह से डिफिनीशन एक डेवलपमेंट का देना ये संभव है। अगर संभव है तो आप लोग बना के हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में दें। लेकिन इसको पढ़ाने के लिए, चूंकि ये सब्जेक्ट का विषय है, तो इसका एक डिफिनीशन भी निकाला गया है कि डिफिनीशन क्या होगा। तो डेवलपमेंट इज, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल एंड देयर हेल्थ स्टेटस। इन सबको ही देख करके डेवलपमेंट का डिफिनीशन तैयार किया गया। और इस चैप्टर में जो अभी एक चीज़ मैं ये बताना, देखिए डिफरेंट पीपुल का डिफरेंट गोल्स कैसे होगा। मान लीजिए सपोज दैट आपकी फैमिली की कोई लड़की है, आपकी सिस्टर है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? तो उसे आज़ादी चाहिए। अगर वो आज़ादी उसे मिल जाती है घर में कहीं आने जाने का, जैसा कि आपको दे रहे हैं आपके पेरेंट्स, उसे भी मिल जाती है, तो वो उसके लिए अचीवमेंट होगा। वो चाहेगी कि हमारा भाई भी हमारी तरह घर के घरेलू कार्यों में काम करे, वो उसके लिए भी अचीवमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं किसी का जो डेवलपमेंट है ना, वो किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं है, किसी के लिए वो बहुत ही विनाशकारी है। सपोज दैट मान लिया जाए कार, सड़कों पे चलने वाली कार, अगर आज इस सड़क पे मान लीजिए किसी सड़क पे 10,000 कार चल रही है, तो वो एक डेवलपमेंट है। अमीर लोगों के लिए उनके पास 4 कार थी, अब 8 कार हो गई, उनके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन वो कार 10,000 से 20,000 जब सड़कों पे आ जाती है, तो फुटपाथ पे रहने वाले लोगों के लिए ये डेवलपमेंट नहीं होता। उन्हें और डर लगने लगता है कि हमारी सुरक्षा जो है अब पायदान पे चली गई, और हम जो अच्छे से सो पाते थे वो नहीं सो पाते हैं। सरकार कहीं कहीं पुल बना देती है, कहीं कहीं डैम बनवा देती है, तो बहुत सारे लोगों की वो जो ये फ्रीडम्स होते हैं, जीने की जो शैली होती है, उसको बर्बाद करके बनाती है। तो वो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो यही सारी चीज़ों का चर्चा इसमें मुख्य रूप से आपके पुस्तक में की गई है। फिर देखिए इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि इनकम एंड अदर गोल्स। अगर देखा जाए इनकम एंड अदर गोल्स को, अब मान लिया सपोज दैट कि आदमी के बीच में हमें कैसे पता चलेगा कि वो आदमी ज़्यादा समृद्ध है, मीन्स ज़्यादा डेवलप्ड है, ये कम डेवलप्ड है, ये जानने के लिए तो कोई ना कोई बेस तो लेना ही होगा। तो वहाँ पे बेस दिया गया है कि मोर इनकम मोर प्रोग्रेस, यानी जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ऐसा माना जाता है। पर कैपिटल उनका इक्वल ट्रीटमेंट। देखिए और भी चीज़ है, अगर आप ज़्यादा पैसा कमा लेते हो, ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी आप किसी समाज में जाते हैं, किसी पार्टीज़ में जाते हैं, किसी फंक्शंस में जाते हैं, और वहाँ पे आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, आपको समान रूप से इज्जत नहीं दी जाती है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है उसको झेलना। तो देखिए डेवलपमेंट में एक इक्वल ट्रीटमेंट वर्ड भी आ रहा है, ये भी एक तरह से हम माने तो एक बहुत बड़ा क्या पॉइंट होता है डेवलपमेंट के लिए। यानी लोग इक्वल ट्रीटमेंट भी खोजते हैं, फ्रीडम भी खोजते हैं, और मोर इनकम भी चाहिए, जॉब का सिक्योरिटी भी चाहिए। कहीं पे आपको नौकरी लगती है किसी गांव में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में, तो आपके माइंड में सबसे पहले कौन सा प्रश्न आता है? कैसा वातावरण होगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो किन किन लोगों से मेरा मेल भाव होगा, वहाँ पे सिचुएशन कैसी होगी, अगर वो उस जॉब के बदले कोई और बगल में कोई जॉब ऐसा मिल जाए जो उससे ज़्यादा इनकम दे, तो ऐसे ऐसे विचार से आपके मन में आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। तो इस तरह से जॉब सिक्योरिटी भी एक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया बनता है। फैसिलिटी, अब वहाँ कौन सी फैसिलिटी, मान लिया जाए बहुत पैसे मिलेंगे लेकिन डॉक्टर नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी वहाँ नेग्लेबल है या जीरो है, तो क्या अब वहाँ पे आप अपने आप को डेवलप्ड फील करेंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए आगे दिखाया जाएगा इसमें कि कंसेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अभी तक मैंने पार्टिकुलर इंडिविजुअली डेवलपमेंट की बात की थी, अब हम लोग देश के ऊपर आते हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है।
और कौन सा देश डेवलपिंग में चल रहा है, यानी प्रगतिशील है और पूर्णतः वो एक तरह से कहें डेवलप्ड यानी विकसित है, विकासशील है और विकसित है। क्योंकि हमारा देश भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र देश माना जाता है, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है यहाँ की, मतलब तो डेवलप्ड नहीं है हम लोग पूर्णतः। तो वो कौन से आयाम है, वहाँ पे भी एक प्रश्न उठ जाता है कि कौन से देश को किस आधार पे मान लिया जाए कि वो डेवलप्ड है। मान लिया जाए किसी देश में क्या है भाई, तो वहाँ का प्रति व्यक्ति आय जिसे हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं वो ज़्यादा है, तो क्या वो देश ज़्यादा डेवलप्ड है? नहीं। अब कोई कंट्री है वहाँ पे क्या है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, हमारे देश का हर व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन अगर देखा जाए गौर से तो वहाँ पे आबादी कम है और यहाँ पे आबादी ज़्यादा है। तो कैसे हम लोग यहाँ डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ये कम डेवलप्ड है? नहीं। उसके बाद वहाँ पे लोगों का बर्थ रेट कम है, यहाँ पे लोगों का बर्थ रेट ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों का डेथ रेट कम है, यहाँ पे लोगों का डेथ रेट ज़्यादा है। तो ये सारे चीज़, ये सारे पॉइंट्स हमेशा माइंड में टैकल करके आपको इस डेवलपमेंट टॉपिक को समझना है कि हर एक सेक्टर क्यों डेवलप्ड है, क्यों ये डेवलपिंग में है, ये सारी चीज़ को समझना ही इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर कंसेप्ट बात करें हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट ही इस आधार पे माना जाएगा किसी भी नेशन के लिए कि वहाँ का पर कैपिटा इनकम अच्छा हो, वहाँ का एजुकेशन लेवल लोगों का अच्छा हो और वहाँ के लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है वो बेटर हो। बस इसी से हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की चर्चा कर लेंगे। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है आई थिंक वहाँ पे इन सारी चीज़ों की ज़्यादा गुणवत्ता है, इसीलिए वो डेवलप्ड में है। फिर बात करते हैं वहाँ पे एक और वर्ड आता है जिसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, वो भी है कि वो क्या है, तो सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो वो एक ऐसा डेवलपमेंट होता है, ठीक है हम लोग डेवलप्ड हो रहे हैं, अच्छी तरह से डेवलप्ड हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना, प्राकृतिक जो हमारे पास संपत्तियां हैं, चाहे वो नदी हो, नाला हो, तालाब हो, पोखर हो, पेड़ हो, पौधे हो, पहाड़ हो, झरने हो, इन सब को बर्बाद करके अगर हम लोग डेवलप्ड हो रहे हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में नहीं आएगा। चूंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थीम ही होता है डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द नेचर, बिना प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाए अगर आप डेवलप्ड कर रहे हैं तो निश्चित ही आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं, अन्यथा नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ को भी इस चैप्टर में समझाया गया है। फिर बात की गई है एवरेज इनकम की। देखिए इसे औसत आय के रूप में हम लोग जानते हैं, उसमें एक वर्ड है एवरेज इनकम। वहाँ पे एक समझना है कि ये एवरेज इनकम क्या होता है, तो ये टोटल इनकम ऑफ द कंट्री होता है, यानी पूरे देश के आबादी का इनकम होता है और वो पूरे देश की आबादी से भाग देने के उपरांत प्राप्त होता है। इसे हम लोग औसत आय के रूप में जानते हैं। वो भी यहाँ मैंने लिख दिया है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री एंड डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज द एवरेज इनकम। ओके, फिर बात है वहाँ पर अगला टर्म जो आ रहा है वो है नेशनल इनकम के ऊपर, कि वो क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। देखिए वो औसत आय थी और ये राष्ट्रीय आय है, ये क्या है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय में बताया गया है कि सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स विद इन द कंट्री। अभी हमारे देश में जो चीज़ें उत्पाद की जा रही है उनका क्या वैल्यू है, या हम लोग जो इनकम कर रहे हैं फ्रॉम द फॉरेनर गुड्स से, विदेशी चीज़ों से, वो सारे जो आय हैं उनको कैलकुलेट करके निकाला जा रहा है नेशनल इनकम की राष्ट्रीय आय क्या होगी। हाँ, तो फिर से याद रखिएगा राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या हुआ, तो हमारे देश के अंदर उत्पादित सारी वस्तुओं का मूल्य और हमारे देश में आने वाली बाहरी वस्तुओं से कमाया हुआ धन, ये सब जोड़ करके निकाला जाता है हमारे देश का नेशनल इनकम। फिर उसमें आता है बात इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का। देखिए ये भी है नवजात शिशु के संबंधित प्रश्न है ये कि इन्फेंट मोर्टालिटी क्या है। अब है जन्म दर, इस पे एक चीज़ भी ध्यान देना है कि मोर्टेलिटी में क्या देखा जाता है, प्रति 1000 बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई, ये सब मोर्टालिटी रेट में निकाला जाता है। यानी बच्चे अच्छे हों, इनका डेथ रेट कम हो, इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट को कैलकुलेट किया जाता है नवजात बच्चों के बीच में, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आएंगे। कहीं 3 स्टेट्स के बारे में बुक्स में लिखा होगा, केरल, बिहार और हरियाणा। तो हरियाणा और बिहार की अपेक्षा बच्चों का जो स्थिति है वो बेटर है आपको केरल में। फिर बात करते हैं वहीं, चूँकि हरियाणा में दिखाया जाएगा कि वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है और केरल की अपेक्षा, बिहार की अपेक्षा। और बात की जाए तो डेथ रेट के बारे में देखेंगे तो बिहार में डेथ रेट कम है, ज़्यादा है,
केरल में कम है। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। तो किसको डेवलप्ड में रखना है, किसको डेवलपिंग में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सारे ऐसे आयाम आएंगे। इसके उपरांत भी जीवन में बहुत ऐसी चीज़ों की आपकी ज़रूरत होगी जो आपको न मिले तो आप अपने आप को डेवलप्ड नहीं घोषित कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें, बस उन सारे टॉपिक्स को एक जगह लाना है, समझाना है, आपकी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण करना है, इतना तेज बनाना है कि आप अपने लिए अपने आयाम उसमें क्या कर सके, बना सके डेवलपिंग का। यही इस चैप्टर का मुख्य थीम है। फिर उसी में है लिटरेसी रेट। देखिए साक्षरता दर। अब साक्षरता दर के बारे में भी बता दूं मैं एक चीज़ कि कैसे कोई कंट्री या कोई स्टेट साक्षरता रेट को यानी कि लिटरेसी रेट को कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो साक्षरता का अनुपात है उसे निकाला जाता है। इसमें हायर एजुकेशन की बात नहीं की जाती है, लोअर एजुकेशन अप टू भी, यानी हु इज लिटरेट। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि साक्षर कौन है, तो हु कैन रीड और राइट, जो लिख सकता है और पढ़ सकता है। इसमें हायर एजुकेशन की तो बात है नहीं, बस जो लिख सके और पढ़ सके वो साक्षर होता है। तो वही सारी चीज़ें इसमें भी निकाला जाता है कि कौन सा ऐसा देश है या कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर में जो इन सारी चीज़ों को समझ पाती है, यानी कि ज़्यादा उनके यहाँ पढ़े लिखों की मात्रा है। तो वो तो आपसे छिपा नहीं है, आप सूचकांक को पढ़ते ही रहते हैं, सब कुछ जानते ही रहते हैं कि हमारा देश बिहार, हमारा राज्य बिहार भी इस चीज़ में बहुत पीछे है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें एक नॉन अटेंडिंग रेशियो के बारे में टॉपिक है। नॉन अटेंडिंग रेशियो यानी जो स्कूल नहीं आते उन बच्चों के लिए, कि आते तो है लेकिन बहुत सारे कारणों के कारण वो स्कूल से भाग जाते हैं, लेफ्ट आउट कर जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें, इन सारे चीज़ों का वर्णन इसमें दिखाया गया। देखिए अब कैसे समझिएगा आप कि इन्फेंट मोर्टेलिटी हो या लिटरेसी रेट हो या नॉन अटेंडिंग रेशियो हो या नेशनल इनकम या एवरेज इनकम, ये कैसे रिलेटेड है हमारे डेवलपमेंट से। तो आप गौर से इस बात को सोचिए कि ये रिलेटेड है कि नहीं। तो डेवलपमेंट का जो थीम है इन्हीं से निकल के आता है। तो अब मैं समझता हूँ ये चैप्टर अब बहुत अच्छे ढंग से इसे अब आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ही मैं आगे का भी चैप्टर आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे इस चैनल पर। थैंक यू।